हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल विद्या मंदिर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे ही बच्चों हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, हमारे जो पुरुष और नागरिक अधिकार थे उनको पढ़ना था, उनके बारे में हम थोड़ा जान चुके थे। अब इसके आगे देखेंगे। और बच्चों, जो वहाँ फ्रांस में था, गणतंत्र राज्य की वो नींव डल चुकी थी, संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका था और हमारा जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो तीन गठित की गई थी, उसके जरिए ही वहाँ पे चुनाव होते थे। तो आज हम पुरुष नागरिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जो हम लोगों का पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, उसको देखते हैं। इसमें बच्चों हम लोगों के 10 अधिकारों के बारे में बताया गया था। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं उन 10 को। तो बच्चों, जो हम लोगों का पहला अधिकार है वो था, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं। यानी बच्चों, कोई भी व्यक्ति है वह खुद स्वतंत्र होता है, हर चीज के लिए स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र रहता भी है। उनके अधिकार समान होते हैं। तो बच्चों, कोई भी व्यक्ति हो वह स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उसके जितने भी अधिकार होते हैं सारे स्वतंत्र होते हैं, मतलब भी कुछ भी कर सकता है स्वतंत्र होकर। और बच्चों, जो हम लोगों का दूसरा है, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य। यानी बच्चों, जो वहाँ के राजनीतिक संगठन थे उनका लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। यानी बच्चों, जो वहाँ के राजनीतिक संगठन थे उनका लक्ष्य यह था कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उनके नैसर्गिक यानी स्वाभाविक यानी और आहरणीय यानी हरण न किया जा सके के अधिकारों को संरक्षित रखना यानी सुरक्षित रखना। और ये अधिकार थे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। उनमें से बच्चों कौन कौन से अधिकार थे? वह अधिकार स्वतंत्रता अधिकार था उनका, और संपत्ति, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध यानी शोषण में कोई शोषण ना हो उनका, तो उसके प्रतिरोध कर रोकना, यानी यही अधिकार थे। तो बच्चों, जो वहाँ का प्रत्येक राजनीतिक संगठन था उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य यह था कि कोई भी व्यक्ति हो वह स्वतंत्र रह सके, स्वतंत्र कुछ भी कर सके, उसकी स्वतंत्रता से समान हो और उनका नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखा जाए। यानी उनके जो स्वाभाविक अधिकार हैं और उनको हरण नहीं किया जा सकता, उनको संरक्षित रखा जाए। और बच्चों, जो हम लोगों का तीसरा अधिकार था, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित होता है। यानी समान संप्रभुता जो थी वहाँ की, उसका स्रोत है जो वह क्या होता है? राज्य में निहित यानी राज्य में ही होता है। और कोई भी समूह या व्यक्ति, बच्चों कोई भी समूह या कोई भी संगठन हो या समूह हो या व्यक्ति ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की स्वीकृति न मिली हो। यानी बच्चों, कोई भी चाहे संगठन हो या व्यक्ति हो, ऐसा अधिकार यानी कोई भी ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की स्वीकृति ना हो, यानी जिसमें जनता ने स्वीकृत ना किया हो। और बच्चों, जो हम लोग का चौथा अधिकार था, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदायक ना हो। यानी बच्चों, अब चाहे कोई संगठन ले लो या कोई व्यक्ति ले लो, वह ऐसा कार्य करे जिससे किसी जनता को हानि ना हो, नुकसान ना हो। यानी बच्चों, जो स्वतंत्रता का आशय था ऐसे काम करने से था कि औरों के लिए यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, उसके लिए नुकसानदायक यानी हानि ना उसे पहुंचे। और जो हम लोगों का पांचवा अधिकार है वह है, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। यानी बच्चों, समाज में कोई व्यक्ति है, कोई भी संगठन है, कोई हानिकारक कार्य करता है तो उसको जो पाबंदी लगाएगा वो कानून लगा सकता है। कोई भी कानून हो उस पर पाबंदी लगा सकता है। और बच्चों, जो कोई भी जैसे समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य यानी कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है या किसी संगठन को हानि पहुंचाता है, तो ऐसा कार्य जो भी करते हैं उन पर कानून है जो पाबंदी लगा सकता है। और बच्चों, जो हम लोग का छठवां अधिकार है वह है, कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। यानी बच्चों, जो कानून था वह समान इच्छा यानी सिंपल जो विश थी उसकी अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से
इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। यानी बच्चों जो कानून था सभी की इच्छा थी, समान अभिव्यक्ति थी। तो क्या होता था उसमें अगर भाग लेना है तो कोई भी व्यक्ति हो या तो वह स्वयं जाकर भाग ले सकता था या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें भाग ले सकता था। और बच्चों जो था कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। यानी बच्चों इसलिए कानून की नजर में क्या था कि सभी नागरिक समान है। अब क्या है, कोई भी संगठन है या व्यक्ति है वह कानून में अगर भाग लेगा या तो वह खुद जाकर भाग उसमें ले सकता था और अधिकारों में शामिल हो सकता था, या वह दूसरों के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें जाकर अधिकारों में इसके भाग में लेने का अधिकार था। मतलब इसमें भाग ले सकता था कि कैसा भी अधिकार था। तो आइए बच्चों हम लोग 6 अधिकार पढ़ चुके थे, उससे आगे देखते हैं। तो बच्चों जो हम लोगों का 7वां अधिकार था वह था कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी बच्चों जो भी कानून होता है उसके प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक उस पर कोई विद्रोह शामिल बंद कर इतने टाइम पे कहा है। यानी बच्चों कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर यानी कानून बनाने के प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक कि उस पर कोई प्रूफ ना मिल जाए या उसने कुछ काम किया हो जो कानून के अंतर्गत ना आता हो, तब तक उसको ऐसे ही ना दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बच्चों जो हम लोग का 8वां अधिकार था वह है प्रत्येक नागरिक को बोलने, लिखने और छापने के लिए आजाद है। यानी बच्चों कोई व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, वह खुद कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी छाप सकता है। फिर क्या है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यानी बच्चों अब उसे जो स्वतंत्रता के कानून मिले हैं उसमें जो कानून के अंतर्गत आता है, अगर वह कोई भी दुरुपयोग उन कानूनों का दुरुपयोग या स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। उसमें कानून कुछ नहीं करेगा, या अगर बच्चे उसने कुछ गलत किया है तो वह कानून के अंतर्गत नहीं आता है तो वह दोषी ठहराया जाएगा। और बच्चों जो हम लोग का 9वां है वह है सार्वजनिक सेना। यानी जो सेना थी वहां की तथा प्रशासन यानी जो प्रशासन यानी शासन करते हैं के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य यानी अनिवार्य है। अब बच्चों जो वहां की सेना थी, जो प्रशासन था, उसको चलाने के लिए जो खर्चे होते थे उससे कर लगाना तो अनिवार्य था ही, जिससे खर्च निकले और उन लोगों का खर्च चल सके। तो पर क्या था, सभी नागरिकों पर उनकी आयु के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। यानी बच्चों कोई भी नागरिक हो उसकी आयु के अनुसार ही उस पर समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। पहले बच्चों क्या होता था कि जो पादरी वर्ग था और कुलीन वर्ग था वह कर नहीं देते थे। फिर इन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें यह लिखा कि उनकी सार्वजनिक सेना हुई, प्रशासन हुआ, उसका जो भी खर्चा होगा उस पर कर लगाना अपरिहार्य यानी अनिवार्य है। और उसके अंतर्गत जो नागरिक होते हैं उन पर भी उनकी आयु यानी उम्र के अनुसार ही समान रूप से यानी सभी लोगों को एक समान ही कर लगाया जाना चाहिए। और बच्चों जो हम लोग का 10वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है। यानी बच्चों जो संपत्ति का अधिकार है वह सभी की खुद की संपत्ति होती है, वह एक पावन एवं अनुल्लंघनीय यानी उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता अधिकार है। अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यानी बच्चों कोई व्यक्ति है, उसकी खुद की संपत्ति है तो वह उसको उससे हटाया यानी वंचित नहीं किया जा सकता। और फिर जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, यानी बच्चों विधि यानी कानून वगैरह हुआ, कुछ भी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है उसके तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। यानी बच्चों जब तक कि कानून द्वारा कोई प्रक्रिया होती है उसके तहत
सार्वजनिक आवश्यकता यानी बच्चों सभी के लिए जो आवश्यकता होती है उसके तहत क्या है, संपत्ति, सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। यानी बच्चों किसी व्यक्ति की संपत्ति है, अगर वहां पर कोई सार्वजनिक आवश्यकता नहीं है तो ऐसे ही उसको अधिग्रहण यानी जब्त नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अगर बच्चों ऐसा किया जाता है तो उसमें उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। यानी बच्चों जैसे देखते हैं हमारे यहाँ एक अभी अपने यहाँ बुंदेलखंड जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें जो सभी लोग जिनके भी अगर खेत वगैरह कुछ पड़ते हैं तो वो सार्वजनिक आवश्यकता हुई, यानी वो रोड बनना है उस पे, तो जो सार्वजनिक आवश्यकता के लिए जो उन लोगों के खेत लिए गए हैं उसको उन पर मुआवजा दिया गया है। यानी बच्चों इसी बात को यही कहा गया है इसमें कि किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए, यानी जब तक कोई सार्वजनिक आवश्यकता नहीं होती है उसके लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। यानी बच्चों अगर जब कोई सार्वजनिक आवश्यकता है तो उसको संपत्ति को अधिग्रहण किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए उसको अग्रिम मुआवजा भी दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए। तो बच्चों आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और नोट्स है जो बनाते रहिए। तो बच्चों हमने अभी पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र के बारे में पढ़ा, उसमें जो 10 अधिकार थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर वहां बच्चों क्या हुआ, जो फ्रांस था वहां पे राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना हुई। तो बच्चों हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे राजतंत्र को समाप्त किया गया, फिर गणतंत्र का स्थापना की गई, गणतंत्र राज्य घोषित हुआ। तो आइए बच्चों हम उसके आगे अब पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, जो बच्चों हम लोग की हेडिंग है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी बच्चों फ्रांस में राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना की गई। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, फ्रेंच FRANCE एबोलिश ABOLISHES monarchy MONARCHY and becomes BECOMES a रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणतंत्र, एबोलिश माने उन्मूलन, मोनार्ची माने राजतंत्र और बिकम्स यानी बनना या स्थापना। तो बच्चों क्या हुआ वहां पे, वो राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि कैसे राजतंत्र को समाप्त किया गया। तो बच्चों क्या था, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यानी बच्चों क्रांति के बाद जो फ्रांस की स्थिति थी वह भी आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। और यद्यपि लुई 16वां यानी बच्चों जो वहां का सम्राट था लुई 16वां, उसने क्या किया, संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब बच्चों जब क्रांति हो गई, संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका था, जो हम लोगों की नेशनल असेंबली थी उसने जो प्रारूप तैयार किया था संविधान का, उसमें लुई 16वां ने हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु उसका क्या था, पिरसा एक देश था, पिरसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। यानी बच्चों उसकी युद्ध के लिए कि हम इस पर युद्ध कर देंगे, उससे पिरसा के राजा से उसकी क्या चल रही थी, गुप्त वार्ता भी चल रही थी। और बच्चों इससे पहले कुछ हो पाता तो नेशनल असेंबली ने क्या किया कि अप्रैल 1792 यानी बच्चों अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पिरसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी बच्चों अब क्या किया, जो लुई 16वां था उसकी जो पिरसा के राजा से वार्तालाप चल रही थी, तो उसमें उससे पहले कुछ हो पाता कि जो अप्रैल 1792 में हम लोगों की नेशनल असेंबली थी उसने ऑस्ट्रिया और पिरसा के विरुद्ध युद्ध करने की प्रस्ताव के लिए उसको प्रस्ताव यानी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। फिर अब प्रांतों यानी प्रदेशों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। यानी बच्चों अब नेशनल असेंबली ने जो प्रस्ताव तो पारित कर दिया था कि इन लोगों के विरुद्ध युद्ध करना है, अब उस युद्ध के लिए सेना की जरूरत थी। तो उस सेना में जो वहाँ के स्वयं सेवक थे, समाज की सेवा करते थे, हजारों इकट्ठे लोगों ने
वहां सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और सेना में भर्ती होने के लिए जमा हुए। फिर क्या था, उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के रूप में लिया। यानी बच्चों उन्होंने क्या लिया, जो यूरोपीय राजा थे, अब ये यूरोप यानी पेर्सा और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, वहां कई देशों के और राजा थे, उनके विरुद्ध, और जो कुलीन हुए, जो कुलीन वर्ग थे, उनके विरुद्ध जनता के रूप में लिया। यानी जनता से उन लोगों को जो विरुद्ध था उसके रूप में इन्होंने इस युद्ध को लिया। फिर क्या था, उनके ओंठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, यानी बच्चों वो लोग देशभक्ति का एक गीत गा रहे थे, जोश में थे, तो तराने थे, उनमें एक कवि थे बच्चों, राजेट दी लाइल, कवि थे राजेट दी लाइल, उनके द्वारा रचित मार्शले भी था। यानी बच्चों जो अब ये सेना थी, जो उनके ओंठों पर जो तराने देशभक्ति के थे, वह गीत गा रहे थे, उनमें एक गीत ये इस कवि राजेट दी लाइल का गीत मार्शले भी उसमें शामिल था। फिर क्या था, इसलिए इस का नाम मार्शले भी हो गया, यानी मार्शले हो गया। बच्चे जो गाना गा रहे थे तो उसमें मार्शले तो शामिल था ही, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने पूरा नाम मार्शले ही दे दिया गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। इसको बच्चों अंडरलाइन कर लेना। यानी बच्चों अब जो गीत लोग गा रहे थे उसमें मार्शले तो शामिल था ही, और ये मार्शले को फिर क्या हुआ, उस पूरे गीत को ही उन्होंने मार्शले नाम दे दिया, और अब जो फ्रांस का राष्ट्रगान है, यानी बच्चों इसको आप लोग याद रखना कि फ्रांस का राष्ट्रगान मार्शले नाम का एक गीत है, जो कवि राजेट दी लाइल ने लिखा था या रचयिता उसकी की थी। फिर क्या हुआ, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव में नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। यानी बच्चों जो एक जैकोबिन थे, उनका एक क्लब था, इस क्लब में सामान्य लोग यानी तीसरे स्टेट के ही लोग ज्यादातर इसमें जुड़े हुए थे। उन्होंने क्या किया कि खाद्य पदार्थों एवं की महंगाई एवं अभाव से, यानी बच्चों जो खाद्य पदार्थ थे, वहां के जो पाव रोटी था, उस पर क्या उसकी महंगाई, बढ़ती महंगाई और उसकी कमी के लिए उन्होंने नाराज पेरिस वासियों, यानी बच्चों जो गुस्साए हुए पेरिस वासी थे, उनको लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह, यानी बच्चों एक विशाल भीड़ को लेकर उन्होंने क्या किया, एक विद्रोह की योजना बनाई। यानी बच्चों जो जैकोबिनो एक क्लब था, उसमें जो तीसरे स्टेट के सामान्य लोग उसमें रहते थे, उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने सबने मिलकर क्या किया, जो वहां की खाद्य पदार्थ की महंगाई यानी पाव रोटी वगैरह हुआ, उसकी महंगाई एवं उसके अभाव यानी कमी के लिए उन्होंने एक विशाल विद्रोह की योजना बनाई, यानी विशाल विद्रोह करने की योजना बनाई। फिर क्या हुआ बच्चों, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलियो, यानी बच्चों एक ट्यूरेलियो एक महल था, उस पर धावा बोल दिया। यानी बच्चों उन्होंने योजना तो बनाई थी, अब उस योजना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि 10 अगस्त की सुबह सब लोगों ने मिलकर ट्यूरेलिये एक महल पर ढाबा बोल दिया। यानी बच्चों जो एक महल था उस पर इन्होंने क्या किया, ढाबा बोल दिया। फिर अब क्या था, राजा के रक्षकों को मार डाला, जो राजा के रक्षक थे उन सबको उन्होंने क्या किया, मार डाला, और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। यानी बच्चों उन्होंने सबने मिलकर, भीड़ ने क्या किया, राजा को तो जो रक्षक थे उनको तो मार डाला ही, और राजा को भी कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, यानी बंधक जेल में डाल दिया और बंदी बना लिया गया। फिर क्या था, बाद में
असेंबली ने शाही परिवार यानी राजा के जो परिवार था उसको जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी प्रस्ताव पारित किया। तो बच्चों अब क्या था, जो राजा थे, राजा का परिवार भी था, तो उसको लेकर जो हम लोगों की नेशनल असेंबली थी उसने क्या किया कि उन सभी को जेल में डाल देने का प्रस्ताव भी असेंबली में पारित कर दिया। और क्या था, फिर जब उन असेंबली में पारित करने के बाद उनको सबको जेल में डालने का प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद फिर क्या किया, नए चुनाव कराए गए, यानी बच्चों दोबारा से नए चुनाव हुए। उन्होंने उसमें क्या है 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले, यानी बच्चों जो भी पुरुष थे 21 वर्ष से अधिक उम्र के थे, उन सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार हो गया। अब चाहे वह उनके पास कोई संपत्ति हो या ना हो, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। यानी बच्चों राजा के शाही परिवार के जो लोग थे, यानी राजा के परिवार के लोग थे, उनको जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद नए चुनाव कराए गए दोबारा से। उन चुनाव को कराने में क्या था कि जो 21 वर्ष के पुरुष थे उन सभी को मतदान देने का अधिकार मिल गया, और चाहे उनके पास कोई संपत्ति हो या ना हो, वह मतदान दे सकते थे। फिर क्या हुआ, निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन, यानी बच्चों अब जो दोबारा से चुनाव कराए गए उनमें से जो नवनिर्वाचित असेंबली तैयार हुई उसको क्या किया गया, कन्वेंशन का नाम दिया गया। यानी बच्चों दोबारा से जो चुनाव हुए उसमें जो एक असेंबली दोबारा से नई असेंबली बनी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। यानी बच्चों 21 सितंबर 1792 को फ्रांस का जो राजतंत्र था उसका अंत किया और गणतंत्र की स्थापना हुई। तो बच्चों राजतंत्र क्या होता है कि शाही परिवार यानी राजा के लोग ही जनता पर राज करते रहे, और जो गणतंत्र क्या था, गणतंत्र यह होता है कि जनता के द्वारा ही अपने शासक को चुना जाए, यानी अपने नेता को चुना जाए, इसमें जनता का ही अधिकार हो, जनता ही अपने नेता का चुने, चुनाव खुद से करे, खुद मतदान करके हो। तो ये नवनिर्वाचित असेंबली इसी के लिए तैयार हुई, उसका नाम कन्वेंशन दिया गया। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाइए जरूर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज जो भी पढ़ा उसका आप नोट्स एक तैयार करते रहिए, क्योंकि बच्चों हम लोगों को एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए नोट्स बहुत जरूरी है। आप नोट्स कंटिन्यू बनाते रहेंगे तो आप लिखने की हैबिट बनी रहेगी और आप पढ़ते ही रहिए। तो बच्चों नोट्स जरूर बनाइए और हमारे जो चैनल है विद्या बंधु क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।